1 अक्टूबर 1943 को अमरोहा जनपद के गांव गुलड़िया में जन्मे रामकुमार कृषक ने मेरठ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से साहित्य रत्न किया। अनेक साहित्यिक व सांस्कृतिक संगठनों में सक्रिय सहभागिता रखने वाले इस रचनाकार को जसम की दिल्ली इकाई का संस्थापक सचिव तो बनाया ही गया, वो इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रहे। राष्ट्रीय लघु पत्रिका समन्वय समिति के केंद्रीय सदस्य रहे। कृषक जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुर्खियों के स्याह चेहरे 1977, नीम की पत्तियां 1984, फिर वही आकाश 1991, आदमी के नाम पर मजहब नहीं 1992, अब जस अपने नाम 2012, मुश्किलें कुछ और 2019, साधो करोना जनहंता 2021, बामियान की चट्टानें 2019, एकजुट हैं सब अंधेरे 2022, पढ़िए तो आंखें पाइए चयनित गजलें 2022, कहानी संग्रह नमक की डालियां 1998, साक्षात्कार संग्रह कहाँ उन्होंने 2012 तथा आप क्या कहेंगे 2022, आत्मसंस्मरण दास्ताने दिल नादां 2014, आलोचना कविता में बंटवारा तथा काली दीवार के उस पार 2019 एवं संस्मरण ये भी हैं 2018 के अतिरिक्त प्रौढ़ एवं किशोर साहित्य की अनेक कृतियां। कृषक जी द्वारा संपादित कर्मवाची शील जन कवि हूँ मैं तथा आलोचना के आईने में हिंदी गजल भी उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। अपने महत्वपूर्ण अवदान के लिए रामकुमार कृषक को 1983 में प्रकाशवीर शास्त्रीय पुरस्कार, 1991 में हिंदी अकादमी दिल्ली, 1997 में सारस्वत सम्मान, मुंबई 2003 में इंडो रशियन लिटरेरी क्लब दिल्ली 2003 में साहित्यिक कृति सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली 2010 में आदमी संगम, अमरोहा 2013 में नई धारा रचना सम्मान और 2014 में कबीर सम्मान तथा 2017 में संतराम बीए सम्मान, 2018 में पंडित ब्रिजलाल द्विवेदी साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान के साथ अनेकों कई अन्य सम्मान से भी आपको पुरस्कृत किया गया है। शून्य नाट्य समूह आपका अत्यंत आभार प्रकट करता है। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतना अमूल्य समय दिया और ये अवसर कि हम आपसे मुखातिब हो पाए। बहुत आभारी हूँ, अच्छा लगता है। बहुत पीछे भी स्मृतियाँ ले जाती हैं और वर्तमान तो है। स्वप्न पाखी गीत है। स्वप्न पाखी स्वप्न पाखी अल सुबह उतरा सिराने, स्वप्न पाखी अल सुबह उतरा सिराने गीत गाने। स्वप्न पाखी अल सुबह उतरा सिराने गीत गाने गीत गाने। अतल को तल पर तिराए कई साए, अतल को तल पर तिराए कई साए, आ गए मस्तक उठाए सब अजाने गीत गाने। स्वप्न पाखी अल सुबह उतरा सिराने गीत गाने। पलक पालित चित्र भोले आँख खोले, आ गए सम्मुख बोले कुछ सुनाने गीत गाने। स्वप्न पाखी अल सुबह उतरा सिराने गीत गाने। शकुन के संदर्भ सारे बहुत प्यारे, शकुन के संदर्भ सारे बहुत प्यारे, आ गए खुद को संवारे मन लुभाने गीत गाने। स्वप्न पाखी अल सुबह उतरा सिराने
गीत गाने। ये कहा जाता है कि अगर भगवान भी प्रूफ पढ़ेगा तो उसमें कुछ गलतियां रह जाएंगी, ऐसा काम है ये। तो मैंने कहा आपको मैं ये भेंट कर रहा हूँ विनम्र भाव से, लेकिन प्रूफ की गलती नहीं होगी इसमें, मेरी ही कविताएं हैं, मैंने ही इसको प्रिंट ऑर्डर किया इसका, और ये इसमें गलती नहीं मिलेगी। आप जो कह रहे हैं उसको ये मैं कंडम करूँगा। तो बहुत खुश हुए, कहने लगे अच्छा मैं पढ़ लूँ जरा इसको। तो उन्होंने एक आध हफ्ते में देख ली, फिर मैं गया उनके पास, तो उन्होंने एक चिट्ठी भी दी मुझे लिखी हुई थी जी। और वो गीत था, मतलब मेरे गीतों पर बच्चन जी का गीत है, उसकी उनकी रचनावली में शामिल है वो, इनके इंटरव्यू भी है उनका एक लंबा। तो एक तो ये मुझको याद आता है, गांव से आया था मैं, और शहरी बनने की होड़ में तो कभी शामिल नहीं रहा, कभी नहीं, कभी नहीं। गांव से आना न बन पाना सही शहरी, गांव से आना न बन पाना सही शहरी, हमें पिछड़ा गया है, गीत की पंक्ति है। तो जो कंट्राडिक्शन है गांव की और शहर की लाइफ में, जीवन में, व्यावहारिक जीवन में, सैद्धांतिक जीवन की बातें तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में पता चलता है कि कहाँ खड़े हैं हम और क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं। दिनकर जी से मुलाकात हुई जी, कई मुलाकातें रही, कई मुलाकात। मैं यहाँ थोड़ा सा इजाजत चाहूंगी बोलने की कि हाँ, आपके लिए तो मैंने बाद में बहुत लोगों को देखा कि वो अपने आप को लेखक कवि कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कलमजीवी होकर काम किया सही मायने में, अगर मैं अपने युग की बात कहूँ या जब से मैंने थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि जब हम BA MA में होते हैं, हाँ, साहित्यिक महकमे को थोड़ा जानना समझना पहचानना शुरू किया, उसी समय मेरी दृष्टि आप पर पड़ गई या मैंने आपको उसी समय में देखना शुरू किया। ये मेरा सौभाग्य है। और वाकई में अगर मेरा भी। मैंने अपने समय में किसी कवि को, किसी गज़लकार को, किसी साहित्यकार को एक तटस्थ भाव से और बहुत सहजता, सरलता, लेकिन संजीदा तौर पर काम करते हुए देखा, तो मैं कहूँगी वो राम कुमार कृषक हैं। मुझे एक स्मृति चित्र अपना याद आ रहा है आपको लेकर। मैं आपके पीछे थी और एक छवि जो मुझे पिता तुल्य छवि लगती है, मैं पीछे थी और मैं देख रही हूँ झोला। और उस समय क्योंकि ये 25 से 30 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बात है, तो आपकी जो आयु रही होगी 30 साल पहले, झोला लेकर तेज कदमों से, ठीक इसी तरह बुशर्ट, इसी तरह का कॉलर, इसी तरह का पहरावा, इसी तरह की चप्पल, और वो सड़क पार करते हुए मैंने देखा और फिर मुझे बड़ा विशिष्ट कुछ लगा। और जब मैंने बात की तो मैंने पाया कि ये अपने समय के बहुत ही सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार, गज़लकार राम कुमार कृषक हैं। और वो एक सौभाग्य भरा दिन भी आया जब मैंने आपकी ही आवाज़ में आपकी गज़लों को सुना। और आज ये कुछ थिएटर के विद्यार्थी आपके सामने हैं, अभिनेता, ये भी सुनना चाहेंगे। जो भी धारा प्रवाह, जो भी आपको कोई गज़ल याद आ जाए, बस मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने अपने शेर उठाए गलियों से, फुटपाथों से, और सभी के मुंह धोए हैं अपने ही इन हाथों से। ऐसा कहने वाले गज़लकार राम कुमार कृषक आज शून्य के साथ हैं। हमारा सौभाग्य। नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। सौभाग्य तो मेरा है, आपका है तो और वजन बढ़ जाता है। गज़लें ख़ास तौर से मैं लिखता रहा, करीब 80 और 90 के बीच शुरुआत हुई थी। और पहला संग्रह जो है सुर्खियों के स्याह चेहरे,
वो गज़लों का संग्रह जो है 84 में आया था, 1984 में। उससे पहले एक संग्रह नवगीतों का भी छप गया था। फ्री वर्स भी लिख रहा था मैं, लेकिन इधर फ्री वर्स में 2 कविताएं सुनाना चाहता हूँ। फ्री वर्स नहीं है वैसे, वो नया वर्ष में ही है, और 2 कविताएं हैं जी, उनको वहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ, फिर गज़लों पर मैं बाद में आपने जो कहा था। पहली कविता है त्रिलोचन जी से संबंधित है जी। उनका देहांत हो गया है, और वो यहाँ वसुंधरा या वैशाली के किसी फ्लैट में वो रहते थे उन दिनों अपने बेटे के साथ पास। वहाँ से चले आए थे, हरिद्वार से चले आए थे वो, और यहाँ रह रहे थे। बीमार तो चल रहे थे लगातार। उनका देहांत जो हुआ है, तो जिन परिस्थितियों में उनका देहांत हुआ उनका भी थोड़ा सा जिक्र कहीं मिलेगा कविता में। और ये कविता अपने छंदोबद्ध में वो सुपुष्ट जो छंद होता है, मात्रिक, जिसमें गिना जाता है, वो उस तरह का छंद नहीं है। ये फ्री वर्स छंद है, एक तरह का छंद भी है और फ्री वर्स भी है। और मैंने ये कोशिश की है कि त्रिलोचन जी जिस तरह से बोलते थे, बातूनी कहते हैं वैसे हम उनको सम्मान के साथ, बहुत बोलते थे, लेकिन इतने धैर्य से बोलते थे, कहीं कोई उत्तेजना नाम की चीज़ उनके किसी भी, अगर नाराज़ भी हैं तब भी वो उत्तेजना नहीं होगी। बहुत शांत स्वभाव से अपनी बात उनको रखनी है। और ये होता था उनका कि जैसे मान लीजिए उनको भजनपुरा उतरे किसी बस से, यमुना विहार भी रहते ही थे वो, वहाँ भी ले लिया था मकान बाद में। तो जैसे उनको आना है सादतपुर और उतरे हैं वो वहाँ भजनपुरा, तो सीधे आना चाहिए वो, लेकिन उनकी जो आदत थी वो ये थी कि वो पहले गोकुलपुरी जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे कौन सा इधर और कॉलोनियाँ हैं, वहाँ से होते हुए और फिर इधर हरिपाल त्यागी जी के यहाँ आ जाएंगे, या और किसी, हम 4-6 मित्र थे यहाँ, अब तो दुर्भाग्य से 1 या 2 लोग ही बचे हैं। तो खैर, तो मैंने उनकी, त्रिलोचन जी के जो जीवन प्रवृत्तियाँ हैं, उनका स्वभाव है, उनका बात करने का अंदाज है, तो ये इसकी पृष्ठभूमि में है। और ये रेयर इसलिए कहूँगा, गुस्ताखी करूँगा, क्योंकि इसका जो कंटेंट और इसका जो रचाव है वो अपने आप में मुश्किल से ही मिलेगा हिंदी कविता में, हिंदी फ्री वर्स में। तो ये कविता मैं सुनाता हूँ, त्रिलोचन मृत्यु संवाद। तो हाँ, मैं इतनी सी सूचना और दे दूँ कि त्रिलोचन जी का जिस दिन देहांत हुआ है यहाँ, तो बेटा तो उसमें जनसत्ता में था, वो अकेले थे घर में, अपने बिस्तर पर, शैया पर अपनी थे, वहीं उनका देहांत हुआ। और उनका मुंह थोड़ा खुला रह गया था। जाके देखा हम लोगों ने, तो बाद में तो भीड़ लग गई वहाँ। तो पहली बार ऐसा है कि मृत्यु से जाने वाला जो है वो मृत्यु से उल्हाना देता है मृत्यु को कि तुम अब आई हो, मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। ये यहाँ से शुरू होती है कविता, थोड़ी सी लंबी है, 3 पेज की कविता है। चिर निद्रा में लीन त्रिलोचन, देखा मैंने बोल रहे हैं। चिर निद्रा में लीन त्रिलोचन, देखा मैंने बोल रहे हैं। खुला हुआ मुख, नासापुट भी संवेदित हैं, मानो डांट लगाते हों मृत्यु को मीठी, और शिकायत सी करते हों नेह छूह से। क्या बात, प्यार और गुस्सा दोनों। बहुत सुंदर। चिर निद्रा में लीन त्रिलोचन, देखा मैंने बोल रहे हैं। खुला हुआ मुख, नासापुट भी संवेदित हैं, मानो डांट लगाते हों मृत्यु को मीठी,
और शिकायत सी करते हूँ नेह छूह से। कहाँ रहीं कब से तकता था राह तुम्हारी। कहाँ रहीं कब से तकता था राह तुम्हारी। आओगी तो बातें होंगी हाल तुम्हारा जानूंगा पूछूंगा उनका। जिनको तुम ले गई लिवाकर मुझसे पहले। काव्य सखा थे कई थे हम जोली भी। और कई थे मेरे अपने मैं जिनसे था। माई थी काका थे घरवंतन भी थी ही। सहधर्मणी सहचरी और न जाने क्या क्या। मेरे मन का सारा शून्य भरा था जिसने। कहीं कहीं त्रिलोचन जी के सोनेट्स की पंक्तियां आधी अधूरी मैंने इसमें इसका उपयोग किया है इन्वर्टेड कॉमास में। छोड़ो तुमसे क्या कहना बतलाना तुमको। कितनी सार संभाल रखो पर जीवन की लौ बुझती ही है। छोड़ो तुमसे क्या कहना बतलाना तुमको। कितनी सार संभाल रखो पर जीवन की लौ बुझती ही है। तुमसे ज़्यादा कौन भला इसको जानेगा। चले गए जो या फिर जो कल को जाएंगे। सबसे ही पहचान तुम्हारी। गांव जवार और जनपद सब देखे भाले। काशी से तो खास तुम्हारा बहना पा है। मणिकर्णिका घाट पर पहरेदारी सदा तुम्हारी। संभव था मैं भी मिलता तुमको काशी में वाचस के घर। वाचस्पति हमारे सुपरिचित साहित्यकार हैं, वहाँ हैं, रिटायर हो गए, टीचर रहे, उनका जिक्र है। जब जाते थे बनारस तो त्रिलोचन जी उनके घर ही रुकते थे हमेशा। वैसे बनारस के खुद भी थे वो रहवासी होने के नाते, लेकिन वो बाद में तो उनका घर वगैरह पैतृक घर रहा होगा वो, तो वहाँ वाचस के घर रहते थे। संभव था मैं भी मिलता तुमको काशी में वाचस के घर या फिर ज्वालापुर की उस लोधा मंडी में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कारण जो था वह भी मुझसे भिन्न नहीं था, खिन्न नहीं था, फिर भी मैं अपनों में ही था, जाने भी दो। पार किए कुछ जनपद गंगा से जमुना तक, दिल्ली जरा दूर थी फिर भी बहुत पास थी, जैसे तुम हो। मृत्यु और दिल्ली को एक 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 उसमें रख दिया है जी। मुझे पता था तुम आओगी, आई भी हो, थकी हुई हो, चेहरा उतरा हुआ तुम्हारा, सुस्ता लो बेशक चाहो तो, यम को मैं समझा ही दूंगा, देर हुई क्यों। क्या बात है। वैसे भी तो प्रेम कौन करता है इस वय में मनुष्य से, सिवा तुम्हारे। तुम ही तो उपचारक हो अंतिम सांसों की। अद्भुत ही। क्यों क्या मैंने गलत कहा कुछ। मुस्काती हो भला किस लिए। बुरा नहीं है यूं मुस्काना, मुस्काने का वक्त तुम्हें मिलता ही कब है। जब भी जहाँ कहीं जाती हो, रोना धोना ही पाती हो, ऐसे में मुस्काना दूभर तो होगा ही और अशोभन। लेकिन यहाँ दूसरा कोई और नहीं है, मैं हूँ तुम हो, इसीलिए खुलकर मुस्काओ। भला लगेगा कुछ मुझको भी, कुछ तुमको भी भला लगेगा। लीक छोड़कर चलना सचमुच नई बात है। नई बात है साथ तुम्हारा मेरा भी तो, मैं जीवन का गान रुदन हो तुम जीवन की। नई बात है साथ तुम्हारा मेरा भी तो, मैं जीवन का गान रुदन हो तुम जीवन का। तुम विराम मैं राम रमैया हूँ तुलसी का, महाप्राण का साधक बाधक तुम प्राणों की, फिर भी संग साथ तो होगा ही अब अपना। वैसे भी मैं रुका नहीं हूँ कभी कहीं पर, दिगंत तक गया मगर धरती से होकर, रुक रुक कर चलता आया हूँ। दो
शब्दों में त्रिलोचन जी की 2 किताबों का नाम भी दर्ज हो गया इसमें, दिगंत और धरती। रुक रुक कर चलता आया हूँ और इसी दम साथ तुम्हारे चलना ही है। यूं भी मृत्यु महासागर में हम सब प्राणी पावक कण से पड़े हुए हैं। जलते हैं बुझते हैं, 2 ही स्थितियां हैं, नहीं तीसरी। हमको अपनी परंपरा अज्ञात नहीं है। हम मनुष्य हैं, कालबद्ध होकर भी कालजयी होते हैं। इसीलिए जो मैंने जाना तुम उससे अनजान अभी तक। सूत्र एक ही है जीवन का, जीवन अपराजेय समर है। मैंने जो देखा तुम शायद देख न पाई, समझ न पाई, समझाता हूँ। बिछे बाग में थे पतझर के टूटे पत्ते, ऊपर किसले बड़ी शान से लहराते थे। कोट बंद। इसको ही जीवन कहते हैं और सुनोगी। फिर कोड है, यहाँ अनित्यों ने ही नित्य गान गाया है। गया अनित्य, नित्य का कोई पता नहीं है। मेरा भी क्या पता, लापता कब हो जाऊं। फिर भी अगर बचा तो शायद बचा रहूंगा। कुछ बोली में, कुछ बानी में, कुछ उनके भावों में जो जन थे अभाव में, पर अभाव से दबे नहीं, जागे स्वभाव में। जागे स्वभाव में। यह कहकर चुप हुए त्रिलोचन और मृत्यु को देखा दुलराया आंखों से। कहा मृत्यु ने भी आंखों ही आंखों जैसे। उठो त्रिलोचन उठो, और थोड़ा और आओ पास। मत कहो अपना कठिन इतिहास। ये आलोचना 26वें अंक में छपी थी ये कविता 2006 में। 2006। बहुत ही मृत्यु से संवाद, बहुत ही दार्शनिक उसमें ले जा रहा है हमको। जी हाँ। और त्रिलोचन के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, जो कि जिन्हें जाना ही चाहिए और अपना समय जिन्हें जानता रहा। लेकिन आपके मुखारविंद से ये कविता सुन के और उनके बारे में जान के और अच्छा लगा। दूसरा आप निराला जी पर कह रहे थे। हाँ, वही मैं कविता तलाश रहा हूँ। निराला जी से भी, जैसे आपने कहा कि बच्चन जी से आप नहीं, बच्चन जी से रही मुलाकातें, निराला जी से नहीं। ये सौभाग्य नहीं मिल पाया। स्वयं चकित हूँ, लज्जित भी हूँ, ये शीर्षक है निराला की कविता का। निराला को हम क्या कैसे लेते हैं आज, कैसे देखें, क्या सोचते हैं उनके बारे में? महाप्राण निराला। महाप्राण। लेकिन हमने क्या किया अपने, अगर हम देखें कि निराला के प्रति हमारा क्या रिश्ता रहा है या रहना चाहिए, वो इस कविता में टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा आपको। छोटी कविता है, छोटी तो नहीं है। निराला के प्रति स्वयं चकित हूँ, लज्जित भी हूँ। शाप स्वयं को दूं या कविता सजल लिखूं। तुम्हें गीत से तर्पण दूं या गजल कहूं लिखूं। दुख तुम्हारा तुमसे बढ़कर कथा रहा जीवन की। कौन समझ पाया जीते जी व्यथा तुम्हारे मन की। वही हंसे तुम पर यद्यपि जिनको लज्जित होना था। अपनी हृदयहीनता जड़ से संवेदन पर रोना था। हाँ, बाबा ने कहा तुम्हारी बिड़ बिड़ पर अभिधा पर। रोते हो तुम दीन जनों की पीड़ा दुख दुविधा पर। ये नागार्जुन जी की टुकड़े हैं, पंक्ति 2-4। बाबा ने कहा, बाबा नागार्जुन। हाँ, यहीं रहते थे इस कॉलोनी में, मालूम आप लोगों को। और कभी हंसते जड़ता को जब भी नग्न देखते। उन पर भी जो बैठे ठाले प्रगति स्वप्न देखते। मृत्यु पर सरोज की तुमने खुद को धिक्कारा था। सबके दुख को फिर अपने से बढ़कर स्वीकारा था। किंतु हजारों पिता पुत्रियों को अब मार रहे हैं। 2-2 मातृकुलों से पोषित खुद से हार रहे हैं। जाने दें,
जाने दें इतिहास तुम्हारा, सब इतिहास हुआ है। कवि कहलाया वही जिसे करुणा ने उमड़ छुआ है। स्वयं चकित हूँ, लज्जित भी हूँ, अब मैं कहाँ खड़ा। स्वयं चकित हूँ, लज्जित भी हूँ, अब मैं कहाँ खड़ा हूँ। अपनी ही सुख सुविधाओं से के क्यों कर गर्त पड़ा हूँ। जो वर्तमान कलमकार हैं, वर्तमान, उनके साथ क्या रिश्ता, उनका क्या रिश्ता है निराला से, उसके संदर्भ में ये कविता आप देख रहे हैं। देख रहा हूँ वह अब भी पछताता पथ पर आता, किंतु नहीं दो टूक कलेजे के कर मेरे कर पाता। किंतु नहीं दो टूक कलेजे के मेरे कर पाता। वह जो पत्थर तोड़ रही थी इलाहाबाद के पथ पर, दूर राजपथ से है अब भी घिसट रही जनपथ पर। क्या बात। जनपथ जनसंकुल है लेकिन जन का मान नहीं है। नकली फूल फूलते असली की पहचान नहीं है। कितनी ही कलियां जूही की खिल खिल कर झड़ जाती, भाव पंखुरी कविता की पर कभी नहीं बन पाती। तुमने जिस गुलाब को कल बागीचे में हेरा था, तुमने जिस गुलाब को कल बागीचे में हेरा था, और कुकुरमुत्ते ने जिसको ललकारा घेरा था, आज उसी को उस गुलाब ने कुछ इस तरह छला है। बदला लेना था लेकिन बेचारा खुद बदला है। अब ऐसे में शक्ति कौन सी आराधूं बतलाओ, महाप्राण मेरे पुरुषोत्तम को भी राह दिखाओ। बिल्ले सुर बकरिया और चतुरी चमार में ही हूँ, कल जैसा था वही नहीं हूँ, फिर भी खास नहीं हूँ। सच मानो बजरंग बली से अब खुद बिल्ले पिटता, चतुरी को भी कहाँ मिली है सबकी सहज निकटता। खैर तुम्हारी कविताई की अलबत्ता जय जय है, सदियों अपराजय रहेगी इतना तो अब तय है। अंतिम छंद है, इसमें पंत की भी कुछ पंक्तियां जो निराला पर उन्होंने उनकी कविता लिखी है पंत जी ने, उसकी भी 3 पंक्तियां हैं इस चरण में, अंतिम चरण में। छंद बंध ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वत कारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा। छंद बंध ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वत कारा, अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविता धारा। मुक्त अबाध अमंद रहेगी उच्छल होगी, पीड़ित जन के संघर्षों का संबल होगी। ये कविताएं कुछ शास्त्रीय किस्म की हो गई। नहीं, ये शास्त्रीय आप तो टिप्पणी करेंगी जरूर ना, अच्छा लगेगा। हाँ, जो कि सवाल ही मेरा ऐसा था कि साक्षी जिनके आप रहे, तो हाँ। त्रिलोचन, निराला, दिनकर, वो निराला जी से मुलाकात नहीं हुई उस तरह से, लेकिन उनकी कविताएं के थ्रू इतना जी। साक्षात्कार आपका उनसे रहा। बच्चन जी के बारे में आपने कहा, बच्चन जी पर हाँ उनसे संबंध रहा। निराला जी पर मेरा एक लेख है, वो है गद्य में, गद्य के हिस्से, तो आपके पास तो सब कुछ है। तो कविता कहते कहते गज़लें कैसे, या क्या आपका रहा कि गज़लें क्यों कही जाएं, और जिस तरह से आपकी गज़लें हैं जो कि बड़ा चोट करती हैं, कहीं बड़ी तलखी से भी अपनी बात कहती हैं, सहजता से भी कह के निकल जाती हैं। कईयों में मैंने देखे कि कविताओं में भी प्रेम के सुंदर चित्र हैं, गज़लों में भी हैं। गीतों से लेकर गज़लों तक कई बीहड़ों से गुजरा, थाम मशाले भी गुजरा हूँ घोर अंधेरी रातों से। तो ये माध्यम आपने क्यों चुना? उस समय आपको कैसा क्या लगा, या वो वक्त ही ऐसा था जिसे आज हम समझ नहीं पाते हैं? आज की जो युवा जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, क्या उस वक्त में जहाँ से आप शुरू करते हैं, क्योंकि 43 की अमरोहा की आपकी पैदाइश है, हाँ। 1943, और उस समय तार सप्तक आ रहा था,
जब आप बड़े हो रहे थे हाँ। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, आगे शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध, और आपने बताया ही कि बच्चन जी उधर और निराला, सारे जैसे आपके कानों तक तो गुंजायमान थी ही। गीतात्मक कविता की जो दुनिया थी उसमें उसको हेय समझा जा रहा था, कमतर समझा जा रहा था। जो छंदोबद्ध लिख रहे हैं वो लोग 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर पर जाके कहीं उस सूची में दर्ज होते थे, नहीं भी होते थे, आमतौर से नहीं होते थे। मेरा जो सुर्खियों के साथ चेहरे जो गीतात्मक मेरा पुराना गीत जो है वो 70 तक है। 70 के बाद नया गीत, आधुनिक जो गीत था, नवगीत जिसको बोलते हैं या जनगीत कहिए उसको, वो था, वो वहाँ से शुरू हुआ। पहला जो गीत है मेरा, नवगीत जो पहला है जी। उसकी पहली पंक्ति ये है, कागज पर रेंगती कलम बांट रही जिंदगी के गम। तो सवाल ये है कि जो हम दे रहे हैं पहले कहीं से उसको अर्जित भी तो कर रहे हैं ना, तभी तो दे रहे हैं, नहीं तो हम क्या करते, कुछ नहीं। तो उन दिनों गज़लों का कविता, नई कविता, फ्रीवर्स कविता, ये सब मैं भी लिख रहा था, लेकिन जो उसके जो सोपान थे इन विधाओं के, उस सोपान पर हम चढ़ने की अपनी जो सामाजिक स्थिति थी वो नहीं थी, तो इसलिए वहाँ तक पहुँचे भी नहीं तो धर्मियों में छपते और हम भी वाह वाह करके एक गज़ल या एक कविता जो है, गज़ल तो छापता ही नहीं थे। ये पहल वगैरह, ये पत्रिकाएं, ये धर्मियों वगैरह, ये गज़ल नहीं छापते थे। इनको लगता था अछूत विधाएं हैं ये, इनको छोड़िए, अब है ना, तो ये सब था। खैर, हमें लगा कि गज़ल लिखने वालों को ज़्यादा वाहवाही मिलती है, और इसी दौर में दुष्यंत कुमार हमारे बीच में आते हैं। हमारे बीच में मतलब हमारे युग के बीच में। कमलेश्वर का साथ मिला उनको, परिस्थितियाँ भी थी जो उनके अनुकूल थी। उधर इमरजेंसी थी, इमरजेंसी का अपना यथार्थ था राजनीतिक तौर पर। तो ये कुल मिला के ये हमें लगता था कि हम लोग गज़लें कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम क्यों नहीं कह रहे, कह नहीं पा रहे हैं भाई, नहीं कह पा रहे, तो बहुत उहापोह चल रही थी। पढ़ाई ज़्यादा थी नहीं, इसलिए बढ़िया नौकरियां भी नहीं थी कि हम आपको छापें और आप हमें कुछ, हमको छापिए तो दोनों का कल्याण होगा। ये सब नहीं था, क्योंकि वो परिवेश हमारा नहीं था। हम मेहनतकश आदमी थे और मेहनतकश आज भी हैं, अब तो गड़बड़ हो गई खैर थोड़ी सी। तो हमने कहा हम भी गज़ल कहेंगे, और हमने मन मन में अपना मसते रहे उस पूरे विधा को, पढ़ते रहे। लोगों को गज़ल, दुष्यंत को पढ़ा तो जाहिर है प्रेरणा मिलती है, तो गज़लें कहनी शुरू की। मतलब अपने समय में जो लोग सक्रिय थे उस विधा के साथ, जिनका गहरा रिश्ता था, जो सृजनात्मकता को बहुत ऊंचे पायदान पर रख कर बात कर रहे थे और अपने समय को रेखांकित कर रहे थे। क्योंकि कविता अगर अपने समय को रेखांकित नहीं करती तो वो कविता नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है कविता, ना, बिल्कुल नहीं। तो हमने लिखना शुरू किया। गज़ल जो है, पहली गज़ल मेरी, पहली गज़ल और अंतिम गज़ल दोनों सुनाऊंगा। तो पहली गज़ल ये है, चेहरे तो मायूस, शिकायतें हैं अपने समय की प्रतिकूलताओं के साथ, झगड़ा है, दुख भी है, ललकार भी है, अपने आप से भी झगड़ना है और दूसरों से भी झगड़ना है। पाठकों से तो हमारा कोई इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन हमारे कुछ रमेश रंजक जैसे हमारे साथी थे जो गीत में बहुत काम कर रहे थे, लेकिन गज़लें भी 2-4 कही हैं उन्होंने, लेकिन गज़लों की तरफ नहीं गए। वो बहुत अच्छे गीतकार के रूप में उनको जाना जाता है, माना जाता है, रमेश रंजक जी को। और भी कई साथी थे इधर उधर राज्यों में, अलग अलग राज्यों में थे। मतलब नए गीत की जो यात्रा थी वो काफ़ी समृद्ध थी।
उस समय। तो वो गीत भी नए तरह का है। फिर दूसरा गीत संग्रह आया 3-4-5 साल बाद, वो कुछ और थोड़ा सा अपने आप को बदलता हुआ दिखाई देगा। खैर, ये यात्रा छोड़ते हैं, हम गज़ल की तरफ पर चलते ये हैं। यात्रा जो है बहुत कठिन रही, क्योंकि कठिन रही। प्रतिकूल परिस्थितियां, समय, समाज, प्रकाशकीय जो चिंताएं, दुश्चिंताएं, उसके बावजूद भी आपने अपनी कर्मठता और अपनी मेहनत कश जो आपका व्यक्तित्व रहा है, उससे जो आप चलते चले गए अपने पथ पर, तो आपने अपना लोहा मनवाया, जिसे कहें सिक्का, ऐसा सिक्का चला। एक बात याद आ रही है। मैं तो सिर्फ इतना जानती मैं हूँ 10वीं पास करके, स्कूलिंग मेरी 10वीं तक है, फिर मैं स्कूल में नहीं गया। फिर अलग से जो छोटे वो होते हैं, विशारद है, जैसे विशारद इलाहाबाद से चलता था, साहित्य रत्न भी वहीं से था। ये बाईपास एग्ज़ाम और पढ़ाई है जी। मुख्य लाइन नहीं है पढ़ाई की। तो करने के लिए मैंने फिर मेरठ से एमए भी किया, बाद में बहुत देर बाद किया। तब तक अच्छा बहुत उत्सुकता नहीं रहती थी, लोग छप रहे हैं और बातें हो रही हैं, लेकिन हम कहीं नहीं हैं। तो सब ये सब था, एहसास था। ये अच्छा एहसास नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। अगर हम ये इस एहसास से नहीं गुजरेंगे तो फिर नया क्या करेंगे। कहीं ये एहसास जो आपने कहा कि लोग लिख रहे हैं, छप रहे हैं, बात हो रही है, हम कहीं नहीं हैं, ये मुझे लगता है कि ये आपका विनम्र व्यक्तित्व है। आपकी बात ना हो रही कह हो, सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कि मैं भी इसी साहित्यिक महकमे से हूँ। और मुझे लगता है कि जब कोई विद्यार्थी होता है, उस विद्यार्थी पर अगर किसी की छाप पड़ जाए, विद्यार्थियों पर आपको पता है छाप पड़ना मुश्किल होती है। दिनकर का प्रभाव मुझ पर ज़्यादा है। दिनकर को भी मैंने पढ़ा है, नागार्जुन को भी पढ़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके समय में आपका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अलग है। हम लोग, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, अगर वो आकलन करती है या जो साथ पीछे पीढ़ी चल रही होती है, तो आपका जो आपका एक अपना अलग व्यक्तित्व आप गढ़ते हैं। जी। और समय, मुझे लगता है उसमें आपके सुरों को जैसे वो समय पहचानता है, उनको पकड़ता है, उसकी धुनों को सुनता है, और वो समय जो है उस धुनों पर थिरकता भी है। ऐसा मुझे तो ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। नागार्जुन जी की कविताओं की एक अपनी, बाबा नागार्जुन की एक अपनी धनक है, उनकी कविताओं का अपना एक अलग फलक है। लेकिन जो आपकी दिनकर की कविताएं, जी, संग्रह नहीं है, हाँ संग्रह क्या, किताब है पूरी, प्रबंध काव्य। उसमें बांग्लादेश के उदय का या निर्माण का समय है, वो उस युद्ध से प्रेरित मेरा एक प्रबंध काव्य है, ज्योति नाम का। तो उसमें दिनकर का जो प्रभाव मुझ पर है उसका देखिए, 5-7 लाइन सुनाता हूँ। खैर, मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि प्रभाव है, और प्रभाव स्वीकारना ये भी बहुत साहस का काम है, वरना तो लोग अपने ऊपर किसी का प्रभाव स्वीकारते ही नहीं। और सहजता का काम है, और सरलता का ही नाम है ये। नागार्जुन बाबा पर ये मकान बन रहा था, और वो इसमें छड़ी लेकर अपनी पूरे उसमें टहल लेते। छत लेंटर पड़ गया था, बल्लियाँ गड़ी हुई थी, और पानी की बूंदें टपक रही, टप टप टप। तो वो रोज़ आते थे, क्या हालचाल, रोज़ का समाचार उनको चाहिए, कितना काम हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। उस पर मैंने बहुत खूबसूरत कविता एक है मेरी, लेकिन वो कहीं अलग किसी संग्रह में है, उसमें समग्र में तो है ही, वो समग्र में तो हाँ, लेकिन वो ढूंढना मुश्किल है उसको। वो बहुत प्यारी कविता है, छोटी सी कविता है। और तो मतलब क्या ना चाहिए, कल्पना हवा में, हवा से कविता नहीं आएगी, ज़मीन से आएगी। आप खड़े हों, पहले कहाँ खड़े हैं ये देखिए, वहाँ से आएगी कविता। तो खैर, मैंने कहा कि बाबा के प्रभाव है, और दिनकर जी के युद्ध में देखिए दिनकर वाला आ गया, वो जो प्रभाव की बात है वो देखिए। युद्ध में है सारी ही सृष्टि, मनुज के बाहर भीतर युद्ध,
जन्म से पहले पीछे सदा शक्तियां जूझे शुद्ध अशुद्ध, सतत निज का निज से संग्राम, नहीं पल भर भी युद्ध विराम। पराजय होगी उतनी घोर, करेंगे निज से जितना द्रोह, विजय होगी उतनी ही उच्च, करेंगे अपनी जितनी टोह। स्वयं वरदान पिए पे पे या कर लें विषपान, आत्मा के विचकित हैं नयन नयन का उतरा, क्योंकि नीर चेतना जुड़ता जड़ता से जुड़ गई बनियो विवेक को पीर। स्वयं स्वयं के चिंतन को भूल, दंभ चुन देंगे पथ के सूल। मतलब ये जो रिदम है इसकी, ये जो छंद है इसका, यहाँ दिनकर है। अब मैं समझ पा रही हूँ जिस प्रभाव की बात आप कह रहे हैं कि वो एक जमीन होनी चाहिए जहाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई। अगर हम अपनी परंपरा से गुजर कर आए हैं, परंपरा के साथ कहीं चले हैं, कदम ताल किया है, तो उसके प्रभाव भी तो रचना में आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, चेहरे तो मायूस मुखौटों पर मुस्काने दुनिया की, चेहरे तो मायूस मुखौटों पर मुस्काने दुनिया की, अशोक केसों में सजी हुई खाली दुकानें दुनिया की। वाह वाह, क्या बात है। चेहरे तो मायूस मुखौटों पर मुस्काने दुनिया की, शोकेसों में सजी हुई खाली दुकानें दुनिया की। क्या बात। यूं तो जीवन के कॉलेज में हमने भी कम नहीं पढ़ा, वाह वाह। यूं तो दुनिया के कॉलेज में, यूं तो जीवन के कॉलेज में हमने भी कम नहीं पढ़ा, फिर भी सीख न पाए हम कुछ खास जुबानें दुनिया की। हमने आंखें आसमान में रख दी, खुलकर देखेंगे। हमने आंखें आसमान में रख दी, खुलकर देखेंगे। कंधों से कंधों पर लेकिन हुई उड़ाने दुनिया की। हमने आंखें आसमान में रख दी, खुलकर देखेंगे। कंधों से कंधों पर लेकिन हुई उड़ाने दुनिया की। और इनकलाब के कारण हमने जमकर जिंदाबाद किया। इनकलाब के कारण हमने जमकर जिंदाबाद किया। पड़ी भांजनी तलवारों के भ्रम में म्याने दुनिया की। क्या बात है। जो धोखेधड़ी होती है साहित्य में, संस्थाओं में, वो भी उसकी भी कहीं आहट मिलेगी। तगड़े युद्ध होते हैं संस्थाओं में, साहित्य में। इनकलाब के कारण हमने जमकर जिंदाबाद किया। पड़ी भांजनी तलवारों के भ्रम में म्याने दुनिया की। और शेर देखिए कि हमने जो भी किया समझ वालों को समझ नहीं आया। हमने जो भी किया समझ वालों को समझ नहीं आया। खुद पर तेल छिड़क कर निकले आग बुझाने दुनिया की। ओहो, क्या बात है। हमने जो भी किया समझ वालों को समझ नहीं आया। खुद पर तेल छिड़क कर निकले आग बुझाने दुनिया की। बड़े बड़े दिग्गज राहों पर सूंड घुमाते घूम रहे। बड़े बड़े दिग्गज कवियों को किसी ने हाथी के रूप में नहीं देखा हुआ। बड़े बड़े दिग्गज राहों पर सूंड घुमाते घूम रहे। अपनी ही हस्ती पहचाने या पहचाने दुनिया की। क्या बात है। कि फूट पसीना रुआ रुआ हम पर हंसता कहता है। फूट पसीना रोआ रोआ हम पर हंसता कहता है। क्या खुद को ही दफनाने को खोदी खाने दुनिया की। शोकेसों में सजी हुई घेर कर आकाश उनको पर दिए होंगे। घेर कर आकाश उनको पर दिए होंगे। राहतों पर दस्तखत यूं कर दिए होंगे। तोंद के गोदाम कर लबरेज पहले वायदों से पेट खाली भर दिए होंगे। तोंद के गोदाम कर लबरेज पहले वायदों से पेट खाली भर दिए होंगे। सिल्क खादी और आज़ादी पहनकर सिल्क खादी और आज़ादी पहनकर
कुछ बुतों को चीछड़े सिल कर दिए होंगे। हो न बदसूरत कहीं बंगले बगीचे, देखिए शेर को, जी। हो न बदसूरत कहीं बंगले बगीचे, बेघरों को जंगलों में घर दिए होंगे। कैसी विडंबना। हो न बदसूरत कहीं बंगले बगीचे, बेघरों को जंगलों में घर दिए होंगे। प्रश्न चिन्हों पर उलट सारी दवातें, जो हम विपथगामी हो जाते हैं कई बार अपने आचरण में, व्यवहार में। प्रश्न चिन्हों पर उलट सारी दवातें, जो गए बीते वो संवत्सर दिए होंगे। हम पुरातन का गान तभी करते हैं जब वर्तमान हमारे हाथ से छूट जाता है, निकल जाता है, या हम उससे अलग थलग पड़ जाते हैं। प्रश्न चिन्हों पर उलट सारी दवातें, जो गए बीते वो संवत्सर दिए होंगे। और गोलियां खाने की सच्ची सीख देकर फिर तरक्की के नए अवसर दिए होंगे। घेर कर आकाश उनको पर दिए होंगे, राहतों पर दस्तखत कर दिए होंगे। क्या बात है, पहले आकाश तो घेर लिया और उसके बाद उन्हें पर दिए, तो उन परों का क्या। हाँ, फिर क्या करें, वो ये सब छद्म है, पॉलिटिक्स का छद्म है। पॉलिटिक्स हो या मनुष्य जीवन हो, कोई भी हो, कहीं भी हो सकता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये गज़लें जब आप कह रहे थे, इसमें राजनीति पर भी है, हर जगह है, तो कभी कहीं ऐसा हुआ कि कोई किसी तरह का अंकुश आया हो आपके बोलने पर? अंकुश आया कि जो इमरजेंसी चल रही थी, कमला शास्त्री थी जो प्रोड्यूसर थी वहाँ अपने इसमें आकाशवाणी पर, तो पहली बार हमें रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था कमला शास्त्री के द्वारा जी। तो हम लोग बहुत खुशी खुशी गए। हमारे एक मित्र थे पुरुषोत्तम प्रतीक, बहुत खुशी खुशी गए कि हमको रेडियो से बुलावा आया, हम कविता पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इतना सचेतन हम थे कि जो हम चाहेंगे या जो हमें प्रिय होगी वो अप्रिय हो जाएगी दूसरों के लिए या सत्ता के लिए। तो वो खतरा है सामने कि इन कविताओं को पढ़ें या ना पढ़ें। जैसे खतरनाक कुत्तों से सावधान, ये शीर्षक है कविता का जी। और जो एलीट क्लास का जो हमारा भी प्रेम है कुत्तों से, हम भी आप भी लोग भी प्रेम करते हैं अपने कुत्तों से, लेकिन जो हाई क्लास लोग वर्ग है हमारा, उच्च वर्ग जो है, उसके यहाँ जो कुत्ते पलते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो खैर, तो हमने कह दिया था कि जब कविता पाठ कर लिया, 2 कविताएं सुनाई थी हमने, तो हमने कहा कि ये मुश्किल से ही रिलीज होगी। और हमारा जो ये अंदाज था वो सत्य सिद्ध हुआ, और वो कविताएं जब रिले हुआ वो प्रोग्राम, तो हमारी दोनों की कविताएं गायब थी। पहली बार हमें बुलाया गया था और पहली बार हमको धो दिया गया। रमा जी ने कई बार, अनेक बार ये प्रस्ताव किया था कि हम आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन वो काम धंधा ऐसा ही है, और फिर समय घेरे रहता है, चीजें, चुनौतियां चारों तरफ। मैंने आपको हमेशा सुनने के लिए बुलाया भी। हाँ बुलाया आपने। किताब के विमोचन के लिए भी बुलाना चाहा। मैं गया होऊंगा शायद ना, आप आ नहीं पाए, इसीलिए हम अंततः मुझे लगा अब तबीयत बहुत गड़बड़ चल रही है, अब तो मैं थोड़ा अब नहीं रुक सकते हम। अब हमें आना, धावा हमने बोल दिया। फिर नहीं, अच्छा किया, इस बहाने मैं भी थोड़ा सा गर्माहट महसूस की लिटरेचर की जी। वरना तो पढ़ने का मन नहीं होता है इन दिनों, बिल्कुल शून्य जा रहा है, ना लिखा जा रहा है ना पढ़ा जा रहा है। पढ़ भी लो तो लिखा नहीं जा रहा है, हालांकि लिखने का ताल्लुक पढ़ने से नहीं है, लेकिन फिर भी है, ना होकर भी है। लोक पर जब भी कड़ा पहरा हुआ, तंत्र से संबंध ही गहरा हुआ। लोक पर जब भी कड़ा पहरा हुआ, तंत्र से संबंध ही गहरा हुआ। हैं बहुत बेचैन घड़ियां तो यहाँ, आदमी ही कुछ अभी ठहरा हुआ।
चीखने लग जाएं जब बंदे कहीं, साफ मतलब है खुदा बहरा हुआ। वाह क्या बहुत बढ़िया। चीखने लग जाएं जब बंदे कहीं, चीखने लग जाएं जब बंदे कहीं, साफ मतलब है कि खुदा बहरा हुआ। क्या बात। धन्यवाद। अंतिम शेर है इसका। देश भर का बोझ उन पर ही सही, देश किन के बोझ से दूरा हुआ। वाह तो लोक पर जब भी कड़ा पहरा हुआ, तंत्र से संबंध ही गहरा हुआ। अब देखिए इसमें बात कही है आपने, दुखी तो हम बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपनी जो असंतोष और संघर्ष की जो यातना होती है या परेशानियां होती हैं, वो वही सब है, कविताओं में वही सब है और क्या है। गज़लों में बहुत नए प्रयोग बहुत हुए हैं, हमने भी किए हैं। उसी तरह का एक प्रयोग है, पाँव जिस ठौर हैं झांकिए साहबो, हाल हालात अब जांचिए साहब। तान पूरे जमूरे असंगत हुए, तान पूरे जमूरे असंगत हुए, राग कोई नया रागिए साहबो। क्या बात। रात भी करवटें अब बदलने लगी, रात भी करवटें अब बदलने लगी, रोकिए रोकिए जागिए साहबो। रात भी अब तो करवटें बदल गई है, हाँ बदलने अब लगी है। तो जागिए कोई नया राग अलापी है। गज़लों में व्यंग की जो उपस्थिति है वो पहला प्रथम उसको रखा जाना चाहिए हमारी गज़लों में, सबकी गज़लों में नहीं, और अपना समय बोलना चाहिए, बोला जा रहा है। तान पूरे जमूरे असंगत हुए, राग कोई नया रागिए साहबो, रात भी करवटें अब बदलने लगी, रोकिए रोकिए जागिए साहबो, कूच पर आजकल खुद ब खुद रास्ते, भागिएगा कहाँ भागिए साहबो। क्या दम नहीं दम को शेर देखिए कि दम नहीं दमकलों में बुझाएं बुझे, आग पर गोलियां दागिए साहबो। ओहो, आग पर गोलियां। हम दम नहीं दमकलों में बुझाएं बुझे, आग पर गोलियां दागिए साहबो, पाँव जिस ठौर हैं झांकिए साहबो, हाल हालात अब। इसी दरमियान एक बीच में ही सवाल की, क्योंकि हम लोग नाटक की दुनिया से हैं, हाँ 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 साहित्य से नाटक की तरह, नाटक की एक दुनिया में है, तो नाटक की दुनिया में गजल की पैठ आप है। कैसे और अभी कहाँ? RS विकल ने जो वो काम कर रहे हैं, छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं। एक फिल्म बनाई है अभी उन्होंने आज़ादी के नाम से, आज़ादी कब आएगी, ये संदर्भ उसका। तो उसमें मेरी गज़ल भी एक उन्होंने ली है, और एक आध उन्होंने एक सीरियल बनाया था, उस सीरियल का जो टाइटल सॉन्ग, हाँ टाइटल सॉन्ग, जी टाइटल सॉन्ग मेरा लिया था उन्होंने, वो मैंने लिखा था उस समय, वो उस फिल्म में प्रयोग हुआ था। घर बस्ती और देश नाम की फिल्म है या मेरा ख्याल सीरियल है। ये आप सबको समर्पित है ये मेरी गज़ल। चिट्ठी से पहले चिट्ठी पर तस्लीमा का नाम लिखो, वाह चिट्ठी से पहले चिट्ठी पर तस्लीमा का नाम लिखो, उसके नीचे लाल कलम से मेरा लाल सलाम लिखो। एक स्त्री है जो खुद पढ़ना नहीं जानती है लेकिन सचेतन है, उसने जीवन के, समाज के, विश्वविद्यालय से बहुत कुछ सीखा है। तो एक और अनपढ़ जो महिला जो उसको जानती है, उसके क्रिएशन को जानती है, महसूस करती है, वो चिट्ठी भेजना चाहती है उनको, किसी से कह रही है कि चिट्ठी पर पहले उनका नाम लिखो, फिर वो अपना मैसेज दे रही। अब ये सब गज़ल की विशेषताएं नहीं है। ये गज़ल को जो प्यार करने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि ये गज़ल नहीं है, हटाओ इसको। बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। इससे पहली गज़ल का जो शीर्षक है वो है, वो पहला चरण, पहला जो शेर है वो ये है,
लोग गज़लें कह रहे हैं, हम गज़ल कैसे कहें। लोग गज़लें कह रहे हैं, हम गज़ल कैसे कहें। है रवायत पर तगज़्ज़ुल पर दखल कैसे कहें। दर्द दिल कहिए तो कह दें, पर सुनाएंगे किसे। दर्द दिल कहिए तो कह दें, पर सुनाएंगे किसे। कान वालों की कमी है आजकल कैसे कहें। कान वाले तो तमाम लोग हैं, लेकिन कान से तो कविता नहीं सुनी जाती, दिल से सुनी जाती है। चिट्ठी से पहले चिट्ठी पर तस्लीमा का नाम लिखो, उसके नीचे लाल कलम से मेरा लाल सलाम लिखो। लिखो तुम्हारी जिन आँखों ने आँखों को बीनाई दी, उन आँखों का इससे बढ़कर हो कोई तो काम लिखो। लिखो तुम्हारी जिन आँखों ने आँखों को बीनाई दी, उन आँखों का इससे बढ़कर हो कोई तो काम लिखो। लिखो जिसे लिखने के कारण सज़ा मौत की मिलती है। लिखो जिसे लिखने के कारण सज़ा मौत की मिलती है। धर्म और मजहब के खाते लाखों कत्ले आम लिखो। इसमें रिपीट होता है लिखो शब्द बार बार हर शेर में पहला जो शब्द है वो लिखो है। इस शिल्प के नाते भी थोड़ा सा अलग वो है, प्रयोग है ये। लिखो जिसे लिखने के कारण सज़ा मौत की मिलती है। धर्म और मजहब के खाते लाखों कत्ले आम लिखो। लिखो हमारे देश मुल्क में भी कुछ वीरबानियां हैं। क्या बात है। लिखो हमारे देश मुल्क में भी कुछ वीरबानियां हैं। जैसे एक भंवरी बाई है, उसका भी घर काम लिखो। जैसे एक भंवरी बाई है, देखिए अपर क्लास और लोअर क्लास। भंवरी बाई लोअर क्लास से आती है और तस्लीमा जो है अपर क्लास से आती है। लिखो जिसे पढ़ने पर पढ़ने वाले भी बगले झांकें, हम जैसे अनपढ़ लोगों में उनका सही मुकाम लिखो। लिखो साथ में है कहने को सहने को भी शायद हूँ, अगर नहीं तो इस फितरत पर कैसे लगे लगाम लिखो। लिखो अंतिम शेर है इसका। लिखो तुम्हारे जैसी कलमें बंदूकों की तरह उगें, उठे नहीं उगे। लिखो तुम्हारे जैसी कलमें बंदूकों की तरह उगें, वरना बेहतर है लिखने से पहले पूर्ण विराम लिखो। लिखो तस्लीमा के नाम लिखो। आज के युवा वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ। आज की पीढ़ी के लिए। आज की पीढ़ी के लिए तो गज़लों में बहुत कहा गया है, लेकिन ढूंढना मुश्किल है उसको। वैसे ही 2 शब्द कैसी लगती है आपको आज की पीढ़ी, ये बदला हुआ समय, आपका 70 का दशक 80 का दशक? दरअसल पीढ़ी जो है ना वो बदल गई है। पीढ़ी कोई एक पीढ़ी नहीं है, अलग अलग मिजाज के लोग हैं। अब कहीं क्रांति होती भी दिख रही है और कहीं उस क्रांति का जो सबसे विद्रूप रूप हो सकता है, विद्रूप हो सकता है, वो भी दिख रहा है। तो एक साथ बहुत सारे जो सामाजिक यथार्थ हैं उनका कोई एक रंग एक रूप नहीं है। और कई बार लगता है कि देखने पर लगता है या उनके काम से नज़दीकी के कारण लगता है कि ये हमारी तरह सोच रहा है ये आदमी, लेकिन पता चलता है कि थोड़ा आपने मुंह फेरा और उसने पीठ फेर ली और वो कुछ और ही हो गया। तो जो माने एक ईमानदारी होनी चाहिए रेवोल्यूशन के पीछे या बदलाव के पीछे जो ईमानदारी होनी चाहिए उसकी कमी है, मुझको ऐसा लगता है। 1-2 गज़लें और सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। गज़ल का, और आप ये देखिए कि इन गज़लों में या आज की गज़लों में अपनी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, किसी दूसरे के बारे में क्या कहूँ। तो सटायर मूल में है आज की कविता के, समकालीन कविता के मूल में सटायर है। समग्र में भी देखिए और टुकड़ों में भी देखिए तब दिखाई देगा।
तो गज़लें भी उससे विरत नहीं हैं, गज़लें भी उसके साथ हैं। वो जो सटायर की जो प्रवृत्ति और कल्चर है गज़ल में पहले भी थी, उर्दू गज़ल में भी है, लेकिन हिंदी गज़ल थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा अलग दिखाई पड़ती है, एक्सेप्ट ही नहीं करते लोग। गज़ल की व्याख्या जैसी मैंने की है इसमें। मैं कदे से गज़ल का जो रिश्ता रहा, मैं कदे से गज़ल का जो रिश्ता रहा, आज तक है गज़ल में वही अनकहा। मैं कदे से गज़ल का जो रिश्ता रहा, आज तक है गज़ल में वही अनकहा। अनकहा अनकहा यूं सभी ने कहा, फिर भी बच ही रहा कुछ न कुछ अनकहा। मीरो गालिब हुए फैज दुष्यंत हैं, तो भी लगता है क्यों जो कहा कम कहा। इसके बावजूद लगता है कि कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। मीरो गालिब हुए फैज दुष्यंत हैं, तो भी लगता है क्यों जो कहा कम कहा। लोग लिखते रहे और बिकते रहे, हम भी अभ्यास करते रहे बार। ये आत्मव्यंग है, ये आत्मव्यंग है। आत्मपीड़ा भी है, आत्मपीड़ा भी है। व्यंग हमेशा यातना से पैदा होता है, व्यंग पीड़ा से पैदा, दुख से पैदा होता है। लोग लिखते रहे और बिकते रहे, यहाँ भी देखिए व्यंग देख रहे हैं आप, लिखना और बिकना। लोग लिखते रहे और बिकते रहे, आज भी 3-3 लाख रुपए पारिश्रमिक लेकर कविताएं सुना रहे हैं लोग। लोग लिखते रहे और बिकते रहे, हम भी अभ्यास करते रहे बारहा। नींद अपनी सही, ख्वाब अपने नहीं, जिंदगी ने अकेले कहाँ कुछ सहा। पाप करते अगर पुण्य की सोचते, डूब जाते भले गंगा लेते नहा। मंदिरों मस्जिदों का न होता निशान, मैं कदा सारी दुनिया जो होती आहा। क्या बच्चन जी की भी याद आ गई। एक आत्मपरक गजल सुनिए जरा। आत्मपरक तो सारी हैं, लेकिन कुछ सीधे सीधे होती है। एक कविता है दुर्घटना नाम की, फिर वही आकाश जो मेरा संग्रह है गीतों का, उसमें वो कविता शामिल है। तो ये जो कविता है, जो मैं ये गज़ल जो पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें भी उसका रंग है। घर की खातिर घर छोड़ा था, फिर घर में मेहमान हुए। घर की खातिर घर छोड़ा था, फिर घर में मेहमान हुए। बरस पुराने हुए और कुछ, हम भी कथा पुराण हुए। क्या बात है। अपना सुख अंधा करता है, देख न पाते हम उनको। अपना सुख अंधा करता है, देख न पाते हम उनको। जिनको दुख भी सुख लगता है, जो दुख की पहचान हुए। पूछो मत हमने फसलों को काटा या काटा खुद को। पूछो मत हमने फसलों को काटा या काटा खुद को। गोदामों में समा गई वो, हम खाली खलिहान हुए। बंटवारा तो बंटवारा है, दिल हो अथवा मुल्क कोई। बंटवारा तो बंटवारा है, दिल हो अथवा मुल्क कोई। एक मुल्क से दुनिया भर में कितने पाकिस्तान हुए। देखी कई सल्तनत हमने, देखे हैं सुल्तान कई। आज कहाँ तारीखी रौनक, खंडहर तक वीरान हुए। पर्दे के पीछे जो भी थे, भक्त गणों ने कब जाना। इसीलिए अब खुद बेपर्दा पर्दे पर भगवान हुए। आरक्षण की आग लगी है,
जातिवाद की पोखर में। आरक्षण की आग लगी है जातिवाद की पोखर में, बड़े बड़े उतरे कीचड़ में, मत चूके चौहान हुए। घर की खातिर घर छोड़ा था, अब घर में मेहमान हुए। बरस पुराने हुए और कुछ हम भी कथा पुराण हुए। क्या बात, क्या बात। अंतिम गजल मेरे सामने आ गई है। सागर की गहराई क्या है, लहरों की अंगड़ाई क्या है। सागर की गहराई क्या है, लहरों की अंगड़ाई क्या है। पूछा हमने हर पर्वत से, चोटी है पर खाई क्या है। पूछा हमने हर पर्वत से, चोटी है चोटी है पर खाई क्या है। सागर की गहराई क्या है। माना हमने दूर बुढ़ापा, ताजा दम तरुणाई क्या है। सही बात। हमसे बुढ़ापा दूर है, हमने मान लिया, लेकिन जो नौजवान है हमारे, तरुणाई है क्या, तरुणाई क्या है। अच्छाई को खोज रहे हम, इसमें भला बुराई क्या है। अच्छाई को खोज रहे हम, इसमें भला बुराई क्या है। दिखती है बेचैन इकाई, बढ़ती हुई दहाई क्या है। पूछ रहे वे हंसकर हमसे, ऊपर और कमाई क्या है। पूछ रहे वे हंसकर हमसे, ऊपर और कमाई क्या है। सुलग रहा हर शख्स स्वयं में, पूछो दिया सलाई क्या है। ये जो गजल है ना, जो मैं सुनाऊंगा अब, ये अंतिम गजल है मेरी। इसके बाद भी 2, 4, 10, 5 गजलें हैं लिखी गई हैं जो इस समग्र से बाहर है, और वो कमज़ोर गजलें हैं, इसलिए मैं उनको वैसे भी ऐसी मीटिंग में भी नहीं पढ़ता हूँ। खैर, ये इस यात्रा की अंतिम गजल है। उजाले कटघरे में हैं, अदालत है अंधेरों की। उजाले कटघरे में हैं, अदालत है अंधेरों की। जगे हैं रात भर, आंखें नहीं झपकी सवेरों की। क्या बात। सवेरे की आंखें झपकना, मुहावरा। जगे हैं रात भर, आंखें नहीं झपकी सवेरों की। सवेरे हैं कहाँ, कुछ लोग हमसे पूछते ये भी। दरअसल गजल जो ना मुसलसल संवाद है। आपसे मैं बोलूं, रमा जी से बोलूं, भैया से बोलूं, बच्चों से, या अपने समाज से बोलूं, संवाद है गजल, उसके अलावा कुछ नहीं। और वो संवाद जो है दिल से, दिमाग से के साथ साथ नए प्रयोग भी करता रहता है। तो अब तो गज़ल, हिंदी गज़ल ने बहुत ही खूबसूरत जो चरण हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो पार की हैं। सवेरे हैं कहाँ, कुछ लोग हमसे पूछते यह भी। दिखाते हैं उन्हें हम भी कतारों को कमेरों की। कमेरे ही तो हैं जिनसे अंधेरे खौफ खाते हैं। बहर भाती नहीं उनको हमारे चंद शेरों की। कई हैं मोर्चे जिनको फतेह करना हम ही को है। उतर आए हैं मैदान में सियासत छोड़ घेरों की। समंदर ही नहीं आकाश को भी जानती हैं वे। उठेंगी एक दिन फिर से यहाँ लहरें फरेरों की। उजाले कटघरे में हैं, अदालत है अंधेरों की। जगे हैं रात भर, आंखें नहीं झपकी सवेरों की। फरेरो क्या है इसमें? झंडा, ध्वज, या जो फहरेंगे। जो हाँ, फरेरा उस अर्थ में है कि बहुत बेचैन है, वो हवा में जो है झूम रहा है। फरेरा उसमें ध्वनि में व्यंजित है। तो खैर, मैं कैसे कहूँ
बच्चों नहीं, आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं। हम बच्चे बच्चे नहीं होकर भी प्रबुद्ध हैं, आप बच्चे हो, प्रबुद्ध होकर भी बच्चे होते हैं लोग, वो भी अच्छे रहते हैं। एक छोटा सा गीत है बराबर में इसके, उसको मैं और उसका वाचन या गाना ही गाऊंगा ही। जी। दुख हमारे हैं नहीं हमसे बड़े, दुख हमारे हैं नहीं हमसे बड़े, ये हमारे ही सहारे से खड़े, दुख हमारे हैं नहीं हमसे बड़े। आइए इनकी कुशलता पूछ लें, कट रहा है वक्त कैसा पूछ लें, मुँह लगे मेहमान ये दुखियों के हैं, और दुत्कारे हुए सुखियों के हैं भले बलवान हारे से खड़े, दुख हमारे हैं नहीं हमसे बड़े, ये हमारे ही सहारे से खड़े, दुख हमारे हैं नहीं हमसे। बहुत ही सुंदर। मैं तो सब कुछ आप लोगों के पहने बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वप्न पाखी स्वप्न पाखी अल सुबह उतरा सिरहाने, स्वप्न पाखी अल सुबह उतरा सिरहाने, गीत गाने